नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग स्पीडी साइंस का जो बिहार पुलिस और बिहार सब इंस्पेक्टर और बिहार एसएससी एग्ज़ाम का जो भी आप स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका ये आज बायोलॉजी का सेगमेंट पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो ये मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो देखिए, और फ्रेंड्स हाँ, और देखिए ये आप अभी तक जितने भी वीडियो हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी वीडियो अपलोड हुआ है, तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को फ्रेंड्स जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम इस पीसीएस मेकर पे अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। तो देखिए वीसीजी का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा वैसिलस कालमेट ग्यूडिन, ये वीसीजी का अर्थ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है कब, तो जन्म के तुरंत बाद क्या होता है कि बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि डॉट्स है तो टीबी के इलाज का अभियान, ये डॉट्स है। ठीक है, और डॉट्स का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि डिप्थीरिया से प्रभावित अंग कौन सा है। तो देखिए जब भी अगर आपको डिप्थीरिया होगा तो इसमें श्वास नली में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और टिटनेस से रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, तो तंत्रिका तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि धनुष्टकार या लॉकजॉ रोग कहलाता है, तो टिटनेस। देखिए मैं आपको भी बताया था कि टिटनेस को हम लोग धनुष स्तंभ बोलिए, धनुष स्तंभ बोलिए, और धनुष्टंकार या लॉकजॉ कहा जाता है टिटनेस को। ठीक है, जिसमें आपका जो जबड़ा होता है, जब ये होता है तो लॉक हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है, तो डीपीटी, ये ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है। डीपीटी टीका लगाया जाता है तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस रोग से बचाव हेतु इसका टीका का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि निमोनिया रोग का कारण क्या है, तो जीवाणु, और निमोनिया रोग से प्रभावित करता है तो कौन, तो फेफड़ा ये प्रभावित होता है निमोनिया रोग से। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है किससे, तो पूरे संपूर्ण शरीर को कुष्ठ रोग प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन आता है कि कुष्ठ रोग का अन्य नाम क्या है, तो लेप्रोसी बोलिए या हैंसन रोग बोलिए, इसको लेप्रोसी कहिए या हैंसन रोग कहिए। नेक्स्ट है कि कुष्ठ रोग का उपचार एमडीटी दवाओं से किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एमडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मल्टी ड्रग थेरेपी होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा कि एमडीटी में शामिल होता है तो डेप्सोन, क्लोफाजिमीन और रिफैमिथीन, ये क्या होता है, तो ये एमडीटी में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि गोनोरिया और सिफिलिस है, तो ये यौन रोग है। ठीक है, गोनोरिया और सिफिलिस ये क्या है, तो यौन रोग है। नेक्स्ट है आपका कि प्रोटोजोआ जनित रोग। अब देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोजोआ से संबंधित कौन सा रोग हो सकता है, तो मैंने आपको बैक्टीरिया पढ़ाया, जीवाणु, विषाणु भी पढ़ा दिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़े प्रोटोजोआ जनित रोग। देखिए तो मलेरिया हो गया, अतिसार, पायरिया, पेचिस, कालाजर, निद्रा रोग, ये 2-3 बार आप लोग याद कीजिए, आपको याद हो, एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन प्रोटोजोन बीमारी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने की, तो सर रोनाल्ड रॉस ने प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज की थी। मलेरिया का वाहक क्या है, तो मादा एनफेलिस मच्छर। तो देखिए मादा जो फीमेल मच्छर जो होती है ना, वही क्या होता है ना कि मतलब क्या कि ये काटती है, और जो मेल मच्छर होते हैं क्या करते हैं, वो फूल को, रस को चूसते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मलेरिया से प्रभावित अंग क्या है, तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन। मलेरिया शब्द का प्रथम प्रयोग जो हुआ था वो किसने किया था, तो मैकुलाच ने किया था मलेरिया शब्द का प्रथम बार प्रयोग। मलेरिया उपचार हेतु प्रमुख औषधि क्या है, तो ये कुनैन है। जो कुनैन जो है वो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। ये भी दर के कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त होता है। यहाँ पे ORT यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ये चिकित्सा किससे संबंधित है, तो ये अतिसार, याद रखिएगा ये ORT जो है वो किससे संबंधित, अतिसार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कि अतिसार रोग का वाहक क्या है, तो घरेलू मक्खी। अतिसार का प्रमुख कारक क्या है, तो रोटा वायरस, इसका प्रमुख कारक क्या है, तो रोटा वायरस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पैडिया बीमारी है, जो पैडिया बीमारी होता है दांतों एवं मसूड़ों के संबंधित बीमारी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये जो पैडिया बीमारी होती है ये विटामिन सी की कमी से होती है। हमारे दांतों या मसूड़ों में खून आना ये विटामिन सी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दांतों की बीमारी होती है तो फ्लोरीन की कमी से। ठीक है, देखिए अब दांतों की बीमारी होगी तो फ्लोरीन की कमी से, और आपका विटामिन सी भी हो जाता है कम, तो वहाँ पे क्या होता है कि मसूड़ों से खून निकलने लगता है, ध्यान रखिए अब। ठीक है, और दांतों की बीमारी होती है क्या, फ्लोरीन की कमी से, और फ्लोरीन की कमी से होता है दांतों का क्षरण। ठीक है, और पेचिस होता है किससे, तो एंट अमीबा प्रोटोजोआ से। पेचिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेचिस होता है तो एंट अमीबा प्रोटोजोआ से होता है।
पेशिश रोग प्रभावित करता है किसे, तो आंत को, ये इंपॉर्टेंट है, किसको प्रभावित करेगा, तो आंत को। कालाजार का कारक क्या है, तो लिस्मेनिया परजीवी। कालाजार का जो कारक कौन है, तो लिस्मेनिया परजीवी है। निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो याद रखिएगा ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ से। निद्रा रोग जो होता है वह ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है। निद्रा रोग का वाहक कौन है, तो याद रखिए सीसी मक्खी। कुछ बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि निद्रा रोग का वाहक कौन सा है, तो निद्रा रोग का वाहक है सीसी मक्खी। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कवक या फफूंद जनित रोग क्या है, तो देखिए दमा, एथलीट फुट, खाज, दांत, गंजापन आदि रोग होते थे, ये कवक यानी फंगस के द्वारा होते हैं। ठीक है, खाद, दांत, खाज, खुजली हो जाता है, ये फंगस यानी कवक के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है क्या कि एथलीट फुट का कारक है तो ट्राइकोफाइटोन। एथलीट फुट का कारक कवक कौन सा है, तो ट्राइकोफाइटोन। गंजापन का कारण क्या है, तो टीनिया कैप्टिस कवक। तो याद रखिएगा कोई इंसान अगर गंजापन हो जाता है तो उसमें टीनिया कैप्टिस कवक पाया जाता है, इसीलिए वो गंजा हो जाता है। एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है तो कवक से। ठीक है, और हमारा पता है आपको कि पहला एंटीबायोटिक्स कौन है, तो पेनिसिलिन है। एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने, तो सैलमैन वॉक्समैन ने 1942 में। याद रखिएगा किसने किया था, तो सैलमैन वॉक्समैन ने 1942 में। नेक्स्ट है कि पहला एंटीबायोटिक, देखिए मैंने बताया आपको पेनिसिलिन जो है आपका पहला एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। दर्द निवारक दवाई कहलाती है तो एनाल्जेसिक। ठीक है, दर्द निवारक दवाई कौन सी कहलाती है, तो एनाल्जेसिक। अब देखिए विषाणु जनित रोग, देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग एक बार पढ़ रहे थे, देखिए एड्स हो गया, डेंगू ज्वर। याद रखिएगा ये डेंगू मतलब कि मलेरिया जो होता है प्रोटोजोअन बीमारी है, लेकिन अगर बात करें कि डेंगू ज्वर तो याद रखिए ये विषाणु जनित रोग है, कन्फ्यूज़न मत होइएगा। ठीक है, डेंगू समझ के आप प्रोटोजोआ नहीं टिक कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। पोलियो देखिए ये भी विषाणु जनित। इन्फ्लुएंजा, रेबीज जो कुत्ते काटने से होता है रेबीज, ट्रेकोमा जो आँख से संबंधित बीमारी है, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, चेचक हो गया, हर्पीज, खसरा, हेपेटाइटिस या पीलिया जिसको कहते हैं, छोटी माता, गलसूहा, ये सब क्या है, तो ये विषाणु जनित रोग है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िए लेकिन जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एड्स का फुल फॉर्म आता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म, याद रखिएगा। अब देखिए एड्स प्रभावित करता है तो किसे, प्रतिरक्षा तंत्र को। एड्स रोग होता है तो HIV विषाणु से। HIV विषाणु से क्या होता है, एड्स होता है। ठीक, HIV विषाणु कहलाता है तो रेट्रो वायरस कहलाता है। HIV विषाणु क्या कहलाता है, तो रेट्रो वायरस कहलाता है। और HIV का फुल फॉर्म पूछा है तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है HIV का फुल फॉर्म, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब देखिए एड्स की जांच हेतु एलिसा टेस्ट का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि एलिसा का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे कि पोलियो का टीका और पोलियो ड्रॉप्स, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, अब पोलियो का टीका खोज जोनास साल्क ने किया था और पोलियो ड्रॉप का खोज किया था अल्बर्ट साबिन ने। ठीक है, तो देखिए ड्रॉप में और टीका में कन्फ्यूजन मत होइएगा। पोलियो का टीका जोनास साल्क ने और पोलियो का ड्रॉप किसने, तो अल्बर्ट साबिन ने किया था। पोलियो से प्रभावित अंग कौन सा है, तो तंत्रिका तंत्र, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना, ये क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। और साल्क टीका संबंधित है किससे, तो पोलियो से। मैंने अभी बताया साल्क टीका से किससे है, तो पोलियो से संबंधित है। साल्क टीका का आविष्कार किसने किया था, जोनास साल्क ने, याद रखिएगा। अब देखिए विश्व पोलियो दिवस, ये इंपॉर्टेंट है 24 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स हम एक और दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को, हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि UNO का स्थापना कब हुआ था, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, UNO का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत में प्लस पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कभी, तो 1995 में। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया तो 27 मार्च 2014 को। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम लोग 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कब किया, तो 27 मार्च 2014 को। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो फ्रेंड्स आप ये भी कमेंट कीजिए कि WHO की स्थापना कब हुआ था। मैंने आपको डेट बता दी है फ्रेंड्स, आप सर्च करके जहाँ से करो, लेकिन आप कमेंट करके बताना। देखिए फ्रेंड्स अगर आप कोई चीज़ लिखते हो ना तो आपको याद होता है, एक बार देखिए आपको पक्का हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए चेचक होता है तो बेरियोला जोस्टर विषाणु से, याद रखिएगा। चेचक जो होता है किससे होता है, तो बेरियोला जोस्टर विषाणु से होता है। चेचक प्रभावित करता है तो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। देखते होंगे छोटे छोटे फफूले हो जाते होंगे शरीर में। चेचक के टीका खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चेचक के टीका खोज किसने किया, एडवर्ड जेनर को। इसीलिए हम लोग फादर ऑफ वैक्सीन अगर बात करते हैं क्या, कि इनको हम लोग क्या कहते हैं,
तो टीकाकरण का जनक कहते हैं एडवर्ड जेनर को। सबसे पहले इन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। और विश्व से चेचक का उन्मूलन वर्ष क्या है तो 1980 याद रखिएगा। देखिए सार्स है तो ये विषाणु जनित श्वसन रोग है सार्स, और सार्स होता है तो कोरोना वायरस याद रखिएगा। और सार्स का पूर्ण रूप क्या है तो सेवरी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेबीज प्रभावित करता है तो आपको पता है कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये देखिए हाइड्रोफोबिया होता है तो रेबीज का विषाणु, अगर किसी भी को भी रेबीज अगर कुत्ते काट लेगा ना तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुत्ते के जो लार होते हैं ना, लार, तो उसमें क्या होता है ना कि रेबीज पाया था, और उसी काटने से क्या होता है हाइड्रोफोबिया बीमारी होता है। और जिस इंसान को जल से भय हो उसका समझिएगा उसको रेबीज का लक्षण है। जल से यानी कि पानी से उसको डर लगे तो रेबीज होता है। तो एक्चुअली कहा था कि पागल कुत्ते के काटने से, लेकिन आप लोग रिस्क मत लीजिएगा। अब पागल कुत्ता और रेबीज़ किसी में भी हो सकता है, किसी भी जानवर में होता है, कुत्ते में, बंदर में, बिल्ली में रेबीज़ होता है, तो ध्यान रखिएगा। रेबीज़ टीका खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने रेबीज़ टीके का खोज किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हड्डी तोड़ ज्वर क्या कहलाता है? तो याद रखिए डेंगू ज्वर को बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं डेंगू को। ठीक है, और याद रखिएगा डेंगू का वाहक हो रहा था एडिस एजिप्टी मच्छर। देखिए ये डेंगू है और वो मलेरिया है, याद रखिएगा। मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया होता है, लेकिन डेंगू का पूछे तो एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा होता है डेंगू। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, मैं कन्फ्यूज़न के लिए आप लोग को जहाँ पे पॉइंट लगता है कि बताना चाहिए तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट इतना अच्छा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ और इसका मैं मास्टर वीडियो आप लोग के लिए जल्द ही यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अप्रॉक्स 3-3.5 घंटे का वीडियो रहेगा, तो आप उसे जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, रिविज़न के तौर पर देखिए, लेकिन वो मैं आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आने वाले बिहार SI, बिहार पुलिस और बिहार SSC में ना छूटे प्लीज़ फ्रेंड। तो एक बार विश्वास करके आप PCS मेकर से जुड़िए। और हाँ फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक बार आप ज्वाइन होकर देखिए, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, और उससे आप क्या कीजिएगा ना कि आप उसको देख सकते हैं हमेशा। कोई भी लेटेस्ट एग्जाम हो चाहे कुछ भी अगर हो तो मैं उस पर अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ आप ज्वाइन हो जाइए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है, अब देखिए फ्रेंड्स, होता है कि डेंगू बुखार की कमी, अभी आपको अभी पता चल रहा होगा कि अभी डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। जापानी इस इंसेफेलाइटिस होता है तो विषाणु से होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस किससे होता है? विषाणु से होता है। तो जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का वाहक क्या है? तो क्यूलिस प्रजाति के मच्छर एवं सूअर, इसी से प्रभावित होता है। अब देखिए पीला बुखार क्या है? तो वायरस जनित बीमारी है पीला बुखार। पीत ज्वर फैलता है तो एडिस एजिप्ट मच्छर से, याद रखिए पीत ज्वर किससे फैलता है? तो एडिस एजिप्ट मच्छर से। तो हम बताए थे अभी कि डेंगू भी इसी के द्वारा फैलता है, एडिस एजिप्ट मच्छर से, और पीत ज्वर भी किससे फैलता है? तो एडिस एजिप्टी मच्छर से फैलता है, ध्यान रखिएगा। देखिए अब स्वाइन फ्लू होता है तो वायरस जनित रोग बीमारी है, और स्वाइन फ्लू वायरस का नाम क्या है? तो H1N1। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 2 पॉइंट बता रहे हैं। देखिए एक है स्वाइन फ्लू, एक है बर्ड फ्लू। तो याद रखिएगा स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है H1N1 और बर्ड फ्लू का नाम है H5N1। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा, तो याद करने का मैं थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ। देखिए जो ये स्वाइन फ्लू जो होता है ना, ये सूअर से फैलता है, और बर्ड फ्लू जो होता है ना वो पक्षी से फैलता है। तो याद रखिएगा सूअर एक रहेगा तो पूरा फैला सकता है, तो H1 ऐसे याद रखिएगा कि एक सूअर है मतलब H1N1 हो जाएगा, लेकिन बर्ड फ्लू में एक नहीं एक से अधिक बर्ड फ्लू रहेगा तो H5N5। मतलब मैं याद करने का अपना तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप स्वतंत्र है जैसे याद कर सके। और बर्ड फ्लू है तो एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि हर्पीज रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो त्वचा। ठीक है, और पीलिया या हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग कौन है? तो यकृत यानी कि लीवर है। रानीखेत बीमारी फैलती है तो वायरस द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और रानीखेत बीमारी संबंधित है किससे? तो मुर्गियों से, ये मुर्गियों में रानीखेत बीमारी होती है। और जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग होता है तो विषाणु के कारण होता है। जंतु में जो फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। जीका वायरस फैलता है तो मच्छर काटने से। इबोला है तो ये आपकी पश्चिम अफ्रीका में सीमित एक रोग है इबोला। जीवाणु संक्रमण करने वाला विषाणु को कहते हैं तो जीवाणु विभोजी कहते हैं। जीवाणु संक्रमण करने वाला विषाणु को क्या कहते हैं? तो जीवाणु विभोजी कहते हैं। छोटी माता रोग होता है तो ये जल प्रदूषण से होता है। और देखिए कोरोना कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए कि कोरोना मतलब कि वायरस की शुरुआत कब हुई? तो 31 दिसंबर 2019 को, याद रखिएगा कि चीन के हुबई प्रांत के वुहान से हुआ है। ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबई प्रांत के कहाँ से? वुहान से हुआ है। अब देखिए कोरोना का आधिकारिक नाम क्या है? कोविड-19। कोविड का पूर्ण रूप क्या है? तो कोरोना वायरस डिजीज, पता होना चाहिए आपको डिजीज। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया 11 मार्च 2020 को। तो याद रखिएगा कि जब WHO जो
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका सपना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। आपको बोला था मैं कमेंट करने के लिए, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित 11 मार्च 2020 को किया गया था। देखिए कोरोना वायरस होता है, सबसे पहले ये अंग जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कोरोना का पहला मामला कहाँ है, तो केरल में आया था। और भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कब हुई, तो 16 जनवरी 2021 को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 16 जनवरी 2021 को शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले जो टीकाकरण दिया गया था, एक मनीष नाम का जो व्यक्ति था उसको दिया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, मतलब मेरे नाम से आप रिलेट कर लीजिए कि मनीष कोई व्यक्ति था जिसको सबसे पहले टीकाकरण दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश है। देखिए कोरोना वायरस के प्रमुख वेरिएंट्स है। देखिए कोरोना वायरस का देखेंगे बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। तो देखिए अल्फा हो गया, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, ये सब आपके जो है कोरोना वायरस का क्या है, तो प्रमुख वेरिएंट्स है, याद रखिएगा। देखिए डेल्टा वेरिएंट्स का प्रथम प्रमाण कहाँ मिला है, तो भारत में मिला है। और ओमिक्रॉन जो है उसका प्रथम प्रमाण कहाँ मिला है, तो दक्षिण अफ्रीका में। दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। देखिए डेल्टा याद रखिएगा भारत में, और ओमिक्रॉन कहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका में। अब देखिए कृमि जनित रोग क्या है, तो प्रमुख कृमि जनित रोग होता है फाइलेरिया हो गया, टीनियासिस हो गया, और एस्केरेसिस हो गया। ये क्या है आपका, तो कृमि जनित रोग है। क्या याद रखिएगा, फाइलेरिया, टीनियासिस और एस्केरियासिस। एक बार बोलिए, आप बोलने से आपको याद होगा। और फाइलेरिया रोग होता है तो बाउचेरिया कृमि से। याद रखिएगा फाइलेरिया जो जैसे पैर हाथ क्या होता है, फूल जाता है, मतलब हाथ नहीं पैर क्या होता है, फूल जाता है। तो फाइलेरिया रोग किससे होता है, तो बाउचेरिया कृमि से। फाइलेरिया कृमि का संरचना होता है तो मृदा क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, जो फाइलेरिया कृमि का जो संचारण होता है ना, वो मादा क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा होता है। देखिए यहाँ भी मादा है, यानी कि फीमेल मच्छर। हाथी पाँव रोग कहलाता है, तो यही फाइलेरिया कहलाता है। इसमें हाथ क्या होता है, पैर जो होता है बहुत हाथी की तरफ फूल जाता है। देखिए टीनियासिस रोग होता है तो टीनिया सोलियम परजीवी से टीनियासिस रोग होता है। नेक्स्ट है आपका कि एस्केरेसिस रोग का कारण क्या है, तो एस्केरेसिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक निमटोड। तो देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा सा नाम ना थोड़ा सा उटपटा रहता है, तो प्लीज़ मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि एस्केरेसिस रोग का कारण क्या है, तो एस्केरेसिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक निमटोड। अब देखिए वंशानुगत या अनुवांशिक रोग क्या है, तो देखिए अनुवांशिक रोग आपका वर्णांधता है, हिमोफीलिया है, थैलीसेमिया है, देखिए विल्सन रोग। देखिए फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि वर्णांधता जो रोग होता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। मैं कल आपको पढ़ाया था कि विटामिन ए को हम लोग रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। तो देखिए होता क्या है कि वर्णांधता जो रोग होता है ना, जो कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, इसमें ना हमारा क्या होता है कि कौन सा सेल प्रभावित होता है। देखिए तो आँख का जो हमारा जो है जो सेल जो होता है प्रभावित होता है फ्रेंड्स, तो ये मतलब कि ठीक है फ्रेंड्स, रतौंधी जो होता है उसमें क्या होता है, रतौंधी में रॉड सेल प्रभावित होता है, ठीक है, हमारे आँख में। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कि देखिए जो वर्णांधता में रोगी को किस रंग का पहचान की क्षमता नहीं होती, तो लाल एवं हरा रंग वो नहीं पहचान सकता। याद रखिएगा, जो वर्णांधता जो रोगी है उसमें कौन से रंग नहीं पहचान सकता, तो लाल एवं हरा, यानी कि रेड एवं एंड ग्रीन। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया था किसने, तो हेर्नर ने 1876 में। याद रखिए हेर्नर ने 1876 में किया था। रक्त का थक्का नहीं जमता तो हीमोफीलिया रोग में, जब आपको हीमोफीलिया हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखिए इसे शाही बीमारी कहलाता है हीमोफीलिया रोग। देखिए शाही बीमारी क्यों हुआ था पता है, क्योंकि रानी विक्टोरिया को ये बीमारी हुआ था, इसीलिए इसे शाही बीमारी कहलाता है, हीमोफीलिया रोग इसको कहते हैं। नेक्स्ट है क्या कि थैलेसीमिया प्रभावित करता है तो रक्त को। और विल्सन रोग क्या है, तो दुर्लभ अनुवांशिक विकार है विल्सन रोग। विल्सन रोग में शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है, तो ये क्या होता है, कॉपर होता है। जब विल्सन रोग होगा ना तो शरीर में अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, तो कॉपर संचय होता है। अब देखिए आँखों से संबंधित रोग कौन कौन सा है, ठीक है। अब देखिए अब आँखों से संबंधित प्रमुख रोग है वर्णांधता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुता, ट्रैकोमा, ग्लूकोमा। तो देखिए फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है। देखिए निकट दृष्टि दोष होगा ना तो देखिए जो होगा वो वाला दिखाई देगा, दूर बाकी नहीं दिखाई देगा। तो निकट वाला में निकट वाला दिखाई देगा, दूर वाला नहीं दिखाएगा। दूर दृष्टि में दूर वाला दिखाई देगा, निकट वाला नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए जब निकट दृष्टि दोष होता है ना तो इसके लिए हम लोग अवतल दर्पण है उसका उपयोग करते हैं, और दूर दृष्टि के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, दूर दृष्टि के लिए उत्तर लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए आँखों का उपचार करने वाला कहलाता है तो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। याद रखिएगा ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा नाम उठपटा है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है।
ट्रोकोमा व ग्लूकोमा बीमारी है तो किससे है, तो आँखों से संबंधित है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष, मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं, मैंने अभी आपको बताया। और निकट दृष्टि दोष को उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, देखिए अवतल लेंस का, निकट के लिए अवतल लेंस का और दूर के लिए उत्तल लेंस का। और दूर दृष्टि इसको हाइपर मायोपिया कहते हैं, जिसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, निकट की नहीं दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया था उत्तल लेंस का, मैंने अभी आपको बताया, फिर से रिपीट कर दिया हूँ। देखिए अब देखिए खड़ी एवं आड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता है तो अविंदुता रोग के से ग्रसित व्यक्ति, जिसको अविंदुकता जो रोग हो जाता है ना, उसमें क्या होता है, खड़ी एवं आड़ी लाइन दिखाई नहीं पड़ती है। और अविंदुता के उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को मतलब व्यक्तियों के को पास और दूर दोनों स्थानों की वस्तु आसानी से नहीं दे। देखिएगा अब जो बूढ़े लोग जो जनरली जो जाते बूढ़े जिसका आँख ज़्यादा डैमेज होता है ना, उसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों फोकस उसमें लगा हुआ रहता है। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति अंतर नहीं कर पा सकता तो यही ग्रीन एवं रेड यानी कि हरा एवं लाल रंग को पहचान नहीं कर सकता है। ग्लूकोमा में आँख का प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे एक क्वेश्चन है आँख का, तो देखिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपना नेत्र दान करना चाहता है तो नेत्र का वो कौन सा भाग दान करेगा, तो प्लीज़ डोनेट कर सकता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको आंसर पता होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि वो कौन सा नेत्र का भाग डोनेट कर सकता है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, पहले कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, कैंसर रोग देखते हैं। तो देखिए कैंसर का अध्ययन क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर जांचने की विधि क्या कहलाती है, तो बायोप्सी टेस्ट कहलाती है। और कैंसर उत्पन्न करने वाला रसायन कहलाते हैं तो कार्सिनोजेन कहलाते हैं। कार्सिनोजेन, कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन क्या कहलाते हैं, तो कार्सिनोजेन कहलाते हैं। देखिए कीमोथेरेपी की जाती है तो कैंसर उपचार में। कोबाल्ट 60 प्रयुक्त होता है तो कैंसर इलाज में। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित होता था गामा किरणें से, याद रखिएगा। ये कोबाल्ट 60 तो कैंसर इलाज में करते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए विटामिन B12 में कोबाल्ट 60 पाया जाता है, मतलब कहा जाता है कि विटामिन B12 कोबाल्ट 60। ठीक है, और कीमोथेरेपी के कैंसर के उपचार के लिए। और कोबाल्ट 60 में उत्सर्जित क्या है, तो गामा किरणें। नेक्स्ट है आपका कि कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो यू वृक्ष से, ये भी इंपॉर्टेंट है, यू वृक्ष से ये प्राप्त होता है। ठीक है, ल्यूकेमिया है तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर, तो याद रखिएगा किसी भी इंसान को अगर WC में मतलब कि वाइट ब्लड कार्पोसेल्स में कैंसर होता है तो ल्यूकेमिया, उसके क्या कहते हैं, तो ल्यूकेमिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ब्लड का कैंसर कहलाता है तो ल्यूकेमिया कहलाता है, वही ब्लड का कैंसर बोलिए, या श्वेत रक्त कोशिकाओं कैंसर उसे क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है तो ल्यूकेमिया के उपचार के लिए, फास्फोरस 32। त्वचा का कैंसर कहलाता है तो कार्सिनोमस। और आँख का कैंसर कहलाता है तो रेटिना ब्लास्टोमा। देखिए त्वचा का कैंसर क्या कहलाता है, कार्सिनोमस, और आँख का कैंसर क्या कहलाता है, तो रेटिना ब्लास्टोमा। नेक्स्ट है आपका कि हड्डी का कैंसर होता है तो रेडियोधर्मी पदार्थ यानी कि रेडियन, प्लूटोनियम, ये सब क्या है, तो हड्डी से कैंसर होता है, ये रेडियोधर्मी पदार्थ है। कैंसर प्रभावित कोशिका क्या कहलाता है, तो ट्यूमर, जब भी इंसान को कैंसर होता है तो ट्यूमर को प्रभावित करता है। और मस्तिष्क का कैंसर क्या कहलाता है, तो ब्रेन ट्यूमर कहलाता है, मस्तिष्क का कैंसर। नेक्स्ट है आपका कि ट्यूमर की पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक परीक्षण होता है, तो आर्सेनिक 74, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ट्यूमर की पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक परीक्षण होता है, तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। अन्य रोग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्वाइटर यानी कि घेंगा या गंडमाला रोग होता है तो आयोडीन की कमी से। जो आपका ग्वाइटर जो रोग होता है ना, जो मतलब घेंगा रोग जिसको कहते हैं, आयोडीन की कमी के कारण होता है। और ये तो बहुत ज़्यादा, इसको VVI कर लीजिए, मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग शरीर में किस धातु के अधिकता या विषाक्तता के कारण होता था, पारा। जब हमारे शरीर में अधिकता, अगर पारा की अधिकता हो जाती है तो मिनीमाता रोग हो जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, ये VVI कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मिनीमाता रोग प्रभावित अंग कौन है, तंत्रिका तंत्र। और मिनीमाता रोग सर्वप्रथम पाया गया था कहाँ पे, तो जापान में पाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि एनीमिया रोग होता है तो लोहे की कमी से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनीमिया रोग पता होना चाहिए कि आयरन की कमी से हो जाता है। इसीलिए कहा था कि सबसे पहले तो एक हम लोग को पालक का पत्ता खाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आयरन होता है वो पालक के पत्ते में ही होता है। हरी सब्जी खाइए, इसमें ज़्यादा आयरन होता है, तो याद रखिएगा। एनीमिया यानी कि रक्तलापता रोग होता है तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया होता है। आपके ब्लड्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम जाता है तो आपको क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, इसीलिए अच्छे से खाइए। सूखा रोग रिकेट्स प्रभावित करता है तो कंकाल तंत्र को। मस्तिष्क का एक विकार क्या है, तो अल्जाइमर है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण। अब बच्चों में क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी क्या है, तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है बच्चों में क्वाशियोरकर और मरासमस बीमारी, प्रोटीन की कमी से। अब बच्चों की मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है कि अवरुद्ध हो जाता है। अब मनुष्य को बुढ़ापा किस ग्रंथि से लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो थाइमस। तो याद रखिएगा कि मनुष्य में जो बुढ़ापा होता है वो थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाने के कारण क्या होता है, मनुष्य जल्दी बूढ़ा जाता है, ठीक है। और मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग कौन है, तो मस्तिष्क है। मेनिंजाइटिस रोग से क्या कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आपका कि सिलिकोसिस रोग संबंधित है तो फेफड़ा से, ठीक है, सिलिकोसिस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, इटाई जल में किसकी अधिकता के कारण होता है, तो कैडमियम धातु। याद रखिए इटाई, देखिए इटाई कटाई यहाँ पे मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, इटाई होगा। इटाई जल में किसकी अधिकता के कारण रोग होता है, तो ये कैडमियम धातु की अधिकता के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण। नेक्स्ट है क्या कि ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है, ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है। मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम कहलाता है क्या, तो ऑटोप्सी। मृत शरीर जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं उनका पोस्टमार्टम या जांच के लिए क्या उपयोग करके उसको क्या कहते हैं, तो ऑटोप्सी कहते हैं। देखिए पॉलिश युक्त चावल से सेवन से किस रोग की होने की संभावना होती है, तो बेरी। तो फ्रेंड्स आप देखिए, आपसे मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो कमेंट कीजिए, बताइए कि बेरी जो रोग होता है वो किस विटामिन के कमी कारण होता है। तो ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए या ऑप्शन B1 विटामिन, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जो देखिए फ्रेंड्स ये बेरी जो रोग है ना वो त्वचा संबंधित रोग है, ये मैं आपको बताती हूँ। बस आप विटामिन कमेंट कीजिए कौन सा विटामिन कारण होता है, ठीक है। अब हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो पोटेशियम की। पोटेशियम अल्पता है तो निम्न रक्तचाप का। नेक्स्ट है क्या कि कोयला खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिक किस रोग से ग्रस्त होते हैं, तो याद रखिएगा फुफ्फुस सधुलिमियता से, ठीक है। फुफ्फुस सधुलिमियता से क्या होता है कि ये ग्रसित हो जाते हैं, कौन, तो कोयला खनन उद्योग में कार्य करते हैं वो श्रमिक लोग। एनोसीमिया रोग किससे संबंधित है, तो सूंघने की शक्ति में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है क्या कि एपिडर्मिक रोग संबंधित है तो त्वचा से, एपिडर्मिस। और ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है तो गुर्दा को यानी किडनी को प्रभावित करता है। तो स्पैंडिलाइटिस प्रभावित करता है किसे, तो मेरुदंड को। स्पैंडिलाइटिस किसको प्रभावित करता है, तो मेरुदंड को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे MRI प्रयुक्त होता है तो संपूर्ण शरीर में असामान्य विकृति को पता लगाने के लिए MRI का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि MMR, मीजल, मम्स और रूबेला, इसी से पता चलता है। मीजल, मम्स, रूबेला, इसका फुल फॉर्म से पता चलता है कि MMR का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए खसरा यानी कि मीजल, गलसुआ यानी कि मम्स और रूबेला, R से रूबेला, तो तीनों क्या होता है कि MMR का टीका लगाया जाता है किसके, तो मीजल, मम्स और रूबेला के लिए। नेक्स्ट अब देखिए EEG, मैंने फ्रेंड्स आपको कल एक पॉइंट बताया था, एक बताया था देखिए ECG और एक आज बता रहा हूँ EEG, मैं कल भी बताया था। देखिए C से होता है कार्डियोलॉजिस्ट, तो ये याद रखिए ये हार्ट से संबंधित है, लेकिन जब भी अगर आ जाए EEG आ जाए तो ये समझिएगा मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे MRI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। MRI का यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI का फुल फॉर्म होता है, लेकिन एक्चुअली EEG आ गया तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो अस्थिर रंध्रता, ठीक है। अस्थिर रंध्रता की पहचान के लिए क्या करते हैं, तो BMD परीक्षण की जांच की जाती है। याद रखिएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है तो हड्डियाँ, ऑस्टियोपोरोसिस ये हड्डी संबंधित है। तो रोग फैलाने वाले कीड़े कहलाते हैं तो वाहक कहलाते हैं। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता होता है तो क्या होता है, तो गठिया रोग। तो अगर हमारे जो जोड़े में जो यूरिक अम्ल जो अधिक हो जाएगा ना, तो इससे आप देखिएगा कि जो बूढ़े लोग हैं ना उनके शरीर में गठिया रोग हो जाता है। गठिया रोग प्रभावित करता है तो जोड़ों को। सिरोसिस रोग प्रभावित करता है तो जिगर को, ठीक है, जिगर याद रखिएगा। हार्ट को। घाव से निकलने वाला सफ़ेद द्रव क्या है, तो मवाद कहते हैं। ल्यूकोडर्मा यानी कि विटिलोगो क्या है, तो त्वचा रोग है, ल्यूकोडर्मा। कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ओटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्या कि गुर्दे की पथरी होती है तो कैल्शियम ऑक्जिलेट होती है, ठीक है।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये महत्वपूर्ण संगठन है, इसके संस्थापक है, मैं इसका वर्ष भी लिया हूँ। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, इसको सुनिएगा। मैं आपको हर एक पॉइंट में एक टॉपिक लेता हूँ, जीके का, जीएस का, जो भी टॉपिक जो लगे कि एग्जाम से, क्योंकि आपके बीपीएससी में एग्जाम यहाँ से आया है तो मैं इसको ले लिया हूँ, क्योंकि आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आप याद रखिए आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा। तो ये दोनों के जो संस्थापक है ना, राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। अब देखिए आत्मीय सभा गठन हुआ था 1815 में और ब्रह्म समाज का गठन हुआ था 1828 में, 1828 में, ये याद रखिएगा। अब देखिए यंग बंगाल, हेनरी डेरेजियो, यंग बंगाल के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डेरेजियो, याद रखिएगा। कब? तो 1826 में इन्होंने खोज किया, मतलब 1826 में स्थापना किया था। अब देखिए तत्वबोधिनी सभा, एक आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में आया था कि जो आपका कैंसिल हो गया उस एग्जाम में आया था कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, और बीपीएससी में आता है ये कब? तो 1839 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि आत्माराम पांडुरंग के वास्तविक नाम क्या है। ठीक है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग 1867 में इन्होंने स्थापना किया था। नेक्स्ट है आर्य समाज। देखिए आर्य समाज का ना स्वामी दयानंद सरस्वती, और ब्रह्म समाज का क्या बताया मैंने? तो ब्रह्म समाज का बताया मैंने राजा राम मोहन राय। ठीक है, और 1875 में इसका स्थापना हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का याद रखिए HP ब्लात्स्की व कर्नल अल्कॉट, ये थे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में, 1897 में किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1873 में, 1873 में। विश्व भारती का संस्थापक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, तो 1912 में इन्होंने इसका स्थापना किया था। नेक्स्ट है आपका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड ब्लॉक, कितने बार एग्जाम में पूछे हुए? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में, ठीक है, किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, आप पता है, सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास ने किए थे। कब? तो 1923 में, आपको पता होना चाहिए। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान 1930 में। ठीक है, खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान 1930 में किए थे। आगे नेक्स्ट है क्या कि होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट व तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। ठीक है, और इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने 1876 में किया था। किसने? तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था। अब देखिए यहाँ पे आदि ब्रह्म समाज है, एक है ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन है, लेकिन यहाँ पे आदि ब्रह्म समाज है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1866 में इन्होंने किया था स्थापना। नेक्स्ट है कि हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय। ठीक है, याद रखिए हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था 1915 में। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने किसी एक ने किया था, कमेंट किया था कि सर आप एक क्वेश्चन को 1-2 बार रिपीट कीजिए, तो मैं फ्रेंड्स आप ही लोगों के लिए मैं 1-2 बार आज रिपीट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको लग रहा हो कि आपके लिए मैं मेहनत किया तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ फ्रेंड्स, दैट्स आवर रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है कि भारत संघ, इसके जो थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, स्थापना 1876 में हुआ था। नेक्स्ट है कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना विलियम जोन्स ने, याद रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना विलियम जोन्स ने कब? तो 1784 में, 1784। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 यानी कि 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल, आपको पता होना चाहिए, 1913 1913 में। उसके बाद अभिनव भारत की स्थापना BD सावरकर ने 1904 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीमुल्लाह ने 1906 में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि याद रखिए फ्रेंड्स कि मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था ना, इन्होंने किया था ढाका में किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ढाका। और उसके बाद खिलाफत आंदोलन, अली बंधु, खिलाफत आंदोलन का संस्थापक कौन है? अली बंधु 1919 में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, इससे रिलेट करके याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन। और आज़ाद हिंद फौज, रास बिहारी बोस 1942 में, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किए थे? तो राज बिहारी बोस ने 1942 में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज आपका पूरा ये जो मास्टर वीडियो जो बायोलॉजी का था, बायोलॉजी सेगमेंट पूरा आपको कंप्लीट हो गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये जितना भी वीडियो आप लोगों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड ज़्यादा फ़ायदे करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर हो सके तो इस मास्टर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए, बने रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।